Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel. Today I am going to teach you Poets and Pancakes written by Asoka Mitran from the book Flamingo. It is for class 12. आज हम लोग Poets and Pancakes पढ़ेंगे जिसे अशोका मित्रन ने लिखा है. ये फ्लेमिंगो का क्लास 12 का चैप्टर है. दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड यह चैप्टर जो है यह डील करता है जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में कि उन ज़माने में फिल्में कैसे बनती थी. ठीक है, जेमिनी स्टूडियो कहाँ था, किस प्रकार के लोग वहाँ रहते थे, किस प्रकार के लोग वहाँ आते थे और किस विचारधारा के लोग भी वहाँ रहते थे. इन सारी चीज़ों पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट अस नो अबाउट द ऑथर फर्स्ट. आइए हम लोग पहले लेखक के बारे में जानते हैं. यू कैन सी द पोर्ट्रेट हियर. आप चित्र देख सकते हैं अशोका मित्रन साहब का. ही वॉज बॉर्न इन 1931. उनका जन्म 1931 में हुआ था. ही वॉज अ तमिल राइटर. तमिल के लेखक थे, तमिल भाषा के लेखक थे. रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज़. वो अपने दिनों को याद करते हैं जब वो जेमिनी स्टूडियोज़ में काम करते थे. और उन्होंने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था माई ईयर्स विद बॉस, विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया. जो यह बताता है कि भारत में जीवन पर मूवीज़ का क्या प्रभाव रहता है, फिल्मों का क्या प्रभाव है भारत के जीवन पर, ये बताने की कोशिश उन्होंने की है. अब जानते हैं जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में. द जेमिनी स्टूडियोज़ लोकेटेड इन चेन्नई. ये चेन्नई में था. वॉज सेटअप इन 1940. जिसकी स्थापना जो है वो 1940 ईस्वी में हुई. इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया. और ये बहुत ही प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूस करने वाला संगठन था जेमिनी स्टूडियोज़. इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई थी. इट्स फाउंडर वॉज एस.एस. वासन. इसके जो संस्थापक थे उनका नाम एस.एस. वासन था. तो आप जान चुके हैं जेमिनी स्टूडियोज़ के बारे में. द ड्यूटी ऑफ ऑथर. लेखक की क्या भूमिका थी, क्या कर्तव्य था, क्या काम करते थे वहाँ. ठीक है, द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. वो क्या करते थे कि जो न्यूज़पेपर में जितनी भी खबरें छपती थी, वैराइटीज़ ऑफ विभिन्न प्रकार की खबरें, उनके क्लिपिंग्स को काट कर, उनके मुख्य हेडलाइंस को काट कर वे फाइलों में रखते थे. ठीक है, मेनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटेन आउट बाय हैंड. बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ होते थे जिन्हें हाथ से भी लिख कर रखना पड़ता था. ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली. यद्यपि कि बहुत खास काम तो ये करते नहीं थे, लेकिन जेमिनी स्टूडियोज़ के हर आदमी से इनकी जान पहचान थी. ये उनसे ताल्लुक़ रखते थे. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस. ये जो एक्सर्प्ट आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, ये माई ईयर्स विद बॉस से लिया गया है. द थॉट ही डिड नथिंग एंड इवन द बॉस थॉट द सेम. ये सोचते थे कि ये कुछ नहीं करते हैं और इनके बॉस भी यही समझते थे कि इनका कुछ खास काम नहीं है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पैनकेक. पैनकेक था क्या? पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियोज ब्रॉट इन ट्रकलोड्स. पैनकेक एक ब्रांड नेम था, मेकअप मटेरियल था जिससे लोगों का मेकअप किया जाता था. जवान को बूढ़ा, बूढ़ा को जवान. ठीक है, तो ये मेकअप मटेरियल था. वेरी ओल्ड हीरो एंड हीरोइंस कैन नो द नेम ऑफ दिस ब्रांड. ओनली वेरी ओल्ड, जितने पुराने हीरोज़ और हीरोइंस हैं वही इस ब्रांड के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रांड है. अब तो बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं मेकअप के. ठीक है, सो पैनकेक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांड फॉर जेमिनी स्टूडियोज. राइट, अब वहाँ की जो जेमिनी स्टूडियो थी वो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में बटी हुई थी, जिसमें एक डिपार्टमेंट था मेकअप डिपार्टमेंट, जहाँ पर पैनकेक का यूज़ किया जाता था. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Clive's stable. कहा जाता है कि जो डिपार्टमेंट था मेकअप का, वो जेमिनी स्टूडियोज़ का बहुत ही प्रमुख डिपार्टमेंट था और ये पहले तल्ले के ऊपर था. ठीक है, और माना जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था अंग्रेज,
उसके घोड़े की जो अस्तबल थी उसी में यह बना हुआ था. द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलोन with lights at all angles around half a dozen large mirrors. बिल्कुल सैलून जैसा दिखता था और चारों तरफ शीशे लगे हुए थे, लाइट्स लगे हुए थे. ठीक है. They were all incandescent lights, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. जो वहाँ लोग बैठते थे, जो चारों तरफ से लाइट्स लगे हुए थे, वो पुराने ज़माने के लाइट्स थे जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी. तो आप समझ सकते हैं कि जो मेकअप करवाते होंगे उनको कितनी गर्मी वहाँ लगती होगी. ठीक है. मेकअप डिपार्टमेंट अ प्लेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. ये क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में कि आखिर मेकअप डिपार्टमेंट को नेशनल इंटीग्रेशन का स्थान क्यों कहा जाता था. तो इसका आंसर इसी में है. द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली हु बिकेम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट. पहले इस डिपार्टमेंट का जो हेड था वो बंगाली था. जब वो बहुत बड़ा हो गया, कहीं और काम मिल गया उसको, तो वहाँ से चला गया. ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन. उसके बाद एक महाराष्ट्रियन वहाँ आया जो उसका स्थान लिया. हु वॉज असिस्टेड बाय अ धारवाड़ कन्नडिगा. एक कन्नड़ का धारवाड़ आया. फिर एक आंध्रा से एक व्यक्ति आया. मद्रास से इंडियन क्रिश्चियन आए. एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स. कुछ एंग्लो बर्मीज भी आए एक एंग्लो बर्मी आया और कुछ लोकल तमिल्स भी थे. तो चूंकि ये डिपार्टमेंट जो था वो लगभग हर राज्य से आए हुए लोगों ने इसमें काम किया था. सो इसे कहते हैं कि ये नेशनल इंटीग्रेशन का स्थान था. ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन. इससे पहले कि ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन पे जो राष्ट्रीय एकता की बात की जाए, उससे पहले ही यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की झलक देखने को मिलती थी मेकअप डिपार्टमेंट में. ठीक है. वेरी गुड. वर्क ऑफ मेकअप मैन. मेकअप मैन जो होते थे वो क्या काम करते थे. मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू अ hideous crimson hued monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions. मेकअप मैन का काम था कि जो सीधा साधा दिखने वाला, अच्छा दिखने वाला आदमी है उसको राक्षस जैसा बना देना. ठीक है. और किसी को जो अच्छा नहीं दिखता उसको अच्छा बना देना. तो ये ट्रकलोड्स में जो भर कर आते थे पैनकेक्स, उन्हीं की मदद से ये लोग करते थे. कुछ लोकल चीज़ों की मदद ली जाती थी, पोशंस एंड लोशंस. ठीक है. लोशन मीन्स लगाने वाला जो हम लोग का होता है मेकअप मटेरियल. अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट. वहाँ पर एक हायरार्की थी. हायरार्की कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था. मेकअप डिपार्टमेंट में 100 बात है. ठीक है. द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली. ये लोग क्या करते थे, जो चीफ होता था, जो हेड होता था मेकअप डिपार्टमेंट का, वो मेन एक्टर जो होता था, लीड रोल वाले जो एक्टर और एक्ट्रेसेस होते थे, उनको वो अगली बनाते थे, कुरूप बनाते थे जो भी. हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरोइन, और उसका जो असिस्टेंट होता था मेकअप का, हेड मेकअप का, वो सेकेंड हीरोइन का मेकअप करता था. एंड द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ. और जो जूनियर असिस्टेंट होता था उसका भी जो जूनियर होता था वो कॉमेडियन का, अन्य लोगों का भी करता था. इट वॉज द टाइम ऑफ इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5% शूटिंग्स वेयर आउटडोर. चूँकि उन जमाने में स्टूडियोज़ में ही अधिकतर शूटिंग्स होते थे और शूटिंग में केवल 5% शूटिंग्स जो होते थे आउटडोर होते थे, यानी कि स्टूडियो से बाहर, कहीं बाहर जाकर. आज के ज़माने में तो आप देखते होंगे कि गाने में शुरुआत यहाँ होती है, लंदन में हो रहा है तो कभी ऑस्ट्रेलिया चला गया. ठीक है. तो आज जैसा तो हो नहीं सकता था, ऐसी स्थिति पहले नहीं थी. तो पहले शूटिंग्स जो होती थी वो इंडोर होती थी, यानी कि स्टूडियो के अंदर ही होती थी. द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय. और जो बाकी भीड़ भाड़ में जो होता था शूटिंग, उसका मेकअप जो था वो ऑफिस बॉय करता था. ठीक है. हु कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट वेसल एंड स्लैपिंग इट ऑन क्राउड प्लेयर्स. और वो क्या करता था, बड़ा सा बर्तन में मिक्स करता रहता था पैनकेक वाले जितने भी मटेरियल्स है, और बड़े ब्रश से उनका मेकअप किया करता था. ठीक है. ऑथर्स वर्क इन ऑफिस बॉय. दोनों का काम और ऑफिस बॉय की जलन. ठीक है. ही वर्कड इन अ cubicle, 2 whole sides of which were French windows. Sitting at his desk tearing up newspapers day in a day out, most people thought he was doing next to nothing.
इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। यानी ऑथर जो काम करते थे, एक क्यूबिकल बना हुआ एक कमरा था जिसके चारों तरफ जो थी वो फ्रेंच विंडोज़ थी। फ्रेंच विंडोज़ कहने का अर्थ है जो बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती हैं और जो बहुत नीचे तक होती हैं, ठीक है। तो वहाँ बैठकर वो न्यूज़पेपर फाड़ा करते थे, उसके मुख्य क्लिपिंग्स को फाड़ के काट के अपने फाइल्स में रखते थे और बॉस भी समझते थे कि वो कुछ खास काम नहीं करता है। ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय। कौन? ऑफिस बॉय की बात कर रहे हैं कि वह एक बॉय नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s, वह लगभग 40 की उम्र का था। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो इन अ होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और अ टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। जैसा कि लोग अपने काम की तलाश में और टैलेंट को लेकर लोग जाते हैं बड़े शहरों में ताकि उन्हें अच्छा काम मिल सके, तो ये भी आया हुआ था स्टूडियोज़ में एक एक्टर बनने के लिए, टॉप स्क्रीन राइटर बनने के लिए, डायरेक्टर या फिर गीतों का लेखक बनने के लिए, तो गीतकार बनने के लिए। तो वो भी आया था बेचारा, लेकिन वह एक ऑफिस बॉय बन के रह गया था, जिसको आप चपरासी भी कह सकते हैं। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोएट, थोड़ा कवि भी था। सो एक्चुअली दिस वॉज हिज स्ट्रगलिंग पीरियड, वह उसका संघर्ष का समय चल रहा था, वहाँ स्ट्रगल कर रहा था स्टूडियोज़ में। तो ऑफिस बॉय भले ही कहते लेकिन वह 40 वर्ष का था, ठीक है। अब ऑफिस बॉय जलता किससे था, और ये सब ऑफिस बॉय की स्थिति जो थी वो एक चपरासी की तरह काम करता था, वो क्यों था? तो ऑल रीजन वॉज कोठामंगलम सुब्बू। कोठामंगलम सुब्बू जो था, ऑल द कंडीशन ऑफ द टैलेंटेड ऑफिस बॉय वॉज ड्यू टू सुब्बू। ये सब कुछ सुब्बू के कारण था कि ऑफिस बॉय को बहुत ज़्यादा वहाँ प्रश्रय नहीं मिलता था, उसे बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता था। सुब्बू था कौन? सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। सुब्बू जो था वो जेमिनी स्टूडियोज का नंबर 2 था, यानी कि बॉस के बाद का कोई स्थान अगर कोई था तो वो रखता था। अ मेनी साइडेड टैलेंटेड बॉय, वह बहुत ही टैलेंटेड था। अ महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, वो महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण था। नॉट वेरी एडुकेटेड बट अ पोएट, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं था लेकिन एक कवि था, एक्टर था, राइटर था। एंड ही हैड क्विक सॉल्यूशंस फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स एंड ही वॉज एन एक्सपर्ट टेलर। उसके पास सभी समस्याओं का समाधान था और एक एक्सपर्ट टेलर भी था। ही ऑलवेज लुक्ड चेयरफुल, हमेशा खुश दिखता था। ही हैड ऑलवेज अ वर्क फॉर समबडी, किसी न किसी के लिए हमेशा उसके पास कोई ना कोई काम ज़रूर होता था। ही ऑल्सो हेल्प द पीपल, वह लोगों की मदद भी करता था। बट ही ऑल्सो हैड एनिमीज बिकॉज ही वॉज वेरी नियर टू द बॉस एस.एस. वासन ड्यू टू हिज बटरिंग बिहेवियर। वह बहुत नज़दीकी था एस.एस. वासन का, जो कि मालिक थे, और उसका जो बटरिंग बिहेवियर था, चापलूसी का जो व्यवहार था, एंड हिज डिवोशन टू एवरी वर्क, और हर काम के प्रति जो उसका लगाव था, इसके कारण वो बहुत नज़दीक था एस.एस. वासन के, इसीलिए वो जेमिनी स्टूडियोज़ में नंबर 2 था। और सारे लोग उससे डरते भी थे क्योंकि बॉस से वो शिकायत भी कर सकता था। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है स्टूडेंट्स कि सुब्बू नंबर 2 कैसे था जेमिनी स्टूडियोज़ में। ओके, तो इसका आंसर इसी में है। स्टोरी डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट के बाद एक स्टोरी डिपार्टमेंट भी था। द स्टोरी डिपार्टमेंट हैड पोएट्स, राइटर्स एंड अ लॉयर, द लीगल एडवाइजर। इस डिपार्टमेंट में क्या था? एक स्टोरी डिपार्टमेंट जो था उसमें कवि थे, लेखक थे, एक वकील भी जो था जो अदालती कार्रवाई को देखता था, लीगल एडवाइजर भी था वो। दे वोर खादी शर्ट एंड धोती बट द लॉयर्स शर्ट, पैंट, टाई एंड ब्लैक कोट। बाकी लोग तो खादी का शर्ट और धोती पहनते थे, लेकिन वकील जो था वो शर्ट पहनता था, पैंट पहनता था, टाई पहनता, जैसे कि वकील लोग पहनते हैं। वंस द लॉयर फिनिश द करियर ऑफ अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बार वकील ने एक हिमाकत कर दी, गलती कर दी, उसने एक एक्ट्रेस का जीवन बर्बाद कर दिया। एक एक्ट्रेस बहुत टैलेंटेड थी, वो एक बार बहुत गुस्से में थी, तो उसने क्या किया, लॉयर ने, उसने एक रिकॉर्डिंग मशीन ऑन कर दी जब वो सबको डांट रही थी। बाद में जब उसने उसको प्ले कर दिया तो वो इतनी डर गई कि बाद में कभी उसने फिर कैमरा फेस करने की हिम्मत नहीं की। तो दिस सैड एंड ऑफ हर करियर ब्रॉट द सैड एंड ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। इसके कारण स्टोरी डिपार्टमेंट भी खतरे में आ गया और लॉयर, पोएट्स एंड राइटर्स वेर आस्क्ड टू गो होम, और उनकी काम से छुट्टी हो गई, उन्हें निकाल दिया गया, यानी कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हो गया। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट स्टोरी डिपार्टमेंट। वहाँ दो तरह के फॉलोअर्स थे। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ फॉलोअर्स, गांधीयन एंड कम्युनिस्ट, जो गांधी के विचारधारा को मानते थे और जो कम्युनिस्ट थे यानी साम्यवादी। बोथ हैड ओन इंक्लाइनेशन, सारे लोगों का झुकाव अपना अपना था, लोगों की सोच अपनी थी। गांधीयन वोर खादीज शर्ट एंड धोती, दे वर्शिप्ड गांधी बट हैड नो पॉलिटिकल इंटरेस्ट। चूँकि वो गांधी की
पूजा तो करते थे लेकिन उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ खास नहीं था. दे हैड एवर्ड्स फॉर कम्युनिस्ट बिकॉज they did not believe in God. Two followers. There were two types of followers. वहां दो प्रकार के समर्थक थे, गांधीयन और कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी. तो जो दोनों लोग थे उन लोगों में वैचारिक मतभेद था, केवल साथ में रहते थे, खाते पीते थे साथ में, लेकिन वैचारिक मतभेद था, थोड़ा बहुत आपस में तर्क भी करते थे. बोथ हैड ओन इंक्लाइनेशन, लोगों का अपना अपना झुकाव था. गांधीयन वोर खादी शर्ट एंड धोती, दे वर्शिप्ड गांधी बट हैड नो पॉलिटिकल इंटरेस्ट. उनके साथ क्या था, गांधी लोग जो थे, गांधीयन जो थे, जो गांधी की विचारधारा को मानते थे, वो शर्ट धोती पहनते थे खादी का और गांधी की पूजा भी करते थे, लेकिन उनका कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होता था, खास राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं था. दे हैड एवर्ड्स फॉर कम्युनिस्ट बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन गॉड. वे थोड़ा सा नफरत करते थे कम्युनिस्ट लोगों से क्योंकि वे भगवान में विश्वास नहीं करते थे. बोथ हैड आर्गूमेंट्स बट दे लिव्ड एंड एट टुगेदर. दोनों के बीच तर्क तो होता था लेकिन साथ में रहते थे, साथ में खाते थे. ठीक है, लगभग 600 लोग कहाँ रहते थे, जेमिनी स्टूडियोज में लगभग 600 लोग रहते थे, है ना. मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, फ्रैंक बुचमैन द्वारा स्थापित यह एक संगठन था, मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी. मॉरल मतलब नैतिक, रीआर्मामेंट मतलब पुनर्बल देना उसको, और आर्मी मतलब सेना. तो इसके 200 सदस्य यहाँ जेमिनी स्टूडियोज़ में एक बार आए, यहाँ लंबे समय तक ठहरे. उन्होंने यहाँ 2 नाटक प्रदर्शित किए, जॉथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर. एमआरए जो था वो एक प्रकार से काउंटर मूवमेंट था इंटरनेशनल कम्युनिज्म को सपोर्ट करने के लिए, और इसके जो बिग बॉसेस थे वो सारे मद्रास में रहते थे, जैसे कि मिस्टर वासन थे और बड़े बड़े लोग भी इसके सदस्य थे. आगे चूँकि जेमिनी स्टूडियोज़ बहुत फेमस था, यहाँ पे बहुत सारे कवि, लेखक, राजनीतिज्ञ सारे आते रहते थे. इस बार यहाँ पर एक अराइवल हुआ, आगमन हुआ स्टीफन स्पेंडर का, जो कि एक इंग्लिश पोइट थे और एक एडिटर थे द इनकाउंटर नामक समाचार पत्र का, और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी थी, कवि भी थे. स्टीफन स्पेंडर विजिटेड द स्टूडियोज एंड गेव अ लॉन्ग स्पीच बट नोबडी अंडरस्टूड हिज एक्सेंट बिसाइड द वर्ड्स डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. स्टीफन स्पेंडर जब आए तो उनका स्वागत इन्होंने बहुत किया, एस वासन ने, और जब उन्होंने भाषण दिया, लंबा भाषण दिया, तो यहाँ के रहने वाले जो लोकल तमिल थे उनको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी अंग्रेजी जो थी बिल्कुल अलग थी, उनका एक्सेंट जो था वो बिल्कुल अलग था. केवल 2-3 शब्द ही वो लोग समझ पाए, डेमोक्रेसी, फ्रीडम यानी प्रजातंत्र, आज़ादी. ही वॉज ऑल्सो ए कम्युनिस्ट, वो भी एक कम्युनिस्ट थे. सिंस एस वासन ऑल्सो वॉज ए कम्युनिस्ट सो ही वेलकम्ड हिम. चूँकि वो खुद एक कम्युनिस्ट थे इसलिए उन्होंने उनका वेलकम भी किया. Later they came to know about Spender's book God That Failed. स्पेंडर की किताब के बारे में लोगों ने बाद में जाना कि God That Failed नामक एक किताब उन्होंने लिखी थी. It was their journey into communism and their disillusioned return. Andrew Gide, Richard Wright, Ignazio Silone, Arthur Koester, Louis Fisher and Stephen Spender. इन 6 लोगों ने मिलकर उस किताब में 2 एसेज लिखे थे, और उस एसेज में उन्होंने ये बताया था कि कैसे उनकी यात्रा कम्युनिज्म की तरफ हुई और वे कैसे उससे वापस लौटे. ठीक है, सो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, लाइक व्हाई वाज द मेकअप डिपार्टमेंट कॉल्ड द प्लेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. मेकअप डिपार्टमेंट को प्लेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन क्यों कहा जाता था, यानी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक क्यों कहते थे उसको. हु वॉज कोथामंगलम सुब्बू, कोथामंगलम सुब्बू कौन था. वाई वॉज ही नंबर 2 इन द जेमिनी स्टूडियोज, जेमिनी स्टूडियोज में उसका स्थान नंबर 2 कैसे था, क्यों था. व्हाट वॉज गॉड दैट फेल्ड, गॉड दैट फेल्ड क्या था, अभी मैंने बताया, पिछले स्लाइड में आपने देखा. व्हाट वॉज पैनकेक, पैनकेक क्या था, जो मेकअप मटेरियल उसके बारे में बात हो रही है. हाउ वॉज द हायरार्की इन द मेकअप डिपार्टमेंट, मेकअप डिपार्टमेंट में हायरार्की कैसे थी, यानी पदों का बंटवारा कैसे था. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. डियर स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेल. अगर आप इसे शुरू से अंत तक देखते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे.